हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 24 जुलाई 2022 का क्विकली रिवीजन करेंगे। दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिए हैं और वहीं रनिल विक्रमसिंघे ये राष्ट्रपति बन गए हैं श्रीलंका के। सूर्या और अजय देवगन इन दोनों एक्टर को दोस्तों 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कल मैंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर आपको वीडियो दी हुई है टॉप 15 क्वेश्चंस की, आप उसको जरूर देखेंगे। हाल ही में अभी मध्य प्रदेश राज्य का बुरहानपुर जो जिला है ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। सैफ अहमद को FIH ने यानी कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया हुआ है। शाहरुख खान को गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और त्रिपुरा में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम लॉन्च किया है। जाने माने एक्टर कमल हसन को दोस्तों UAE के द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि UAE के द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है तो आप बताएंगे संजय दत्त। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इस बार भी 23 जुलाई को मनाया गया। अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक और ILS के निदेशक डॉक्टर अजय परिदा का निधन हो गया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल के दिन की वीडियो से। आई होप आपने क्विकली रिवीजन कर लिया है। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में रसिया ने किस देश के साथ अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रसिया ने दोस्तों यूक्रेन के साथ अनाज निर्यात पर समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में क्राइसिस चल रहा है दोस्तों, युद्ध चल रहा है, तब से पूरी दुनिया जो है ये अनाज को लेकर के, फूड क्राइसिस को लेकर के जूझ रही है। एक्चुअली में रसिया और यूक्रेन में दोस्तों गेहूं वगैरह का उत्पादन बहुत होता है और रसिया की अगर बात करें खास तौर से तो तेल वगैरह का उत्पादन होता है और बहुत सारी कंट्रीज डिपेंड करती हैं रसिया के तेल और गैस पर। तो जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब से बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई है दुनिया और दुनिया भर में भुखमरी के कगार पर आ गए हैं कई सारे देश। ऐसे में रसिया और यूक्रेन के बीच में एक समझौता हुआ है, एक डील हुआ है। हालांकि ये डील इतना आसान नहीं था, कई दिनों से इस पर प्रोसेस पे लगा हुआ था। 1.5-2 महीने बातचीत चली, एक देश दूसरे देश को मनाने में लगे और उसके बाद जाकर के ये डील फाइनल हुई। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल भी है द इंडियन एक्सप्रेस का कि UN जो बैक्ड ग्रेन एक्सपोर्ट होगा, ये डील साइन बाय यूक्रेन रसिया के बीच में हुआ है ये डील, ठीक है ना। तो बैकएंड में UN भी रहेगा। अब बात आती है कि ये रसिया और यूक्रेन के समझौते से फायदा क्या क्या होगा, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें क्या होंगी, डील क्या हुई। तो देखिए, एक तो जो ब्लैक सी है उसके रास्ते खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और अनाजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोबारा शुरू हो जाएगा। 50 देशों की गेहूं की 30% जो जरूरत पूरी करता था ये और यूक्रेन जो है ये फिर से शुरू हो पाएगा। इस डील के तहत रसियन जो सेना है, रसियन आर्मी है, ये यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी, ये डील का मुख्य पार्ट है। इसके अलावा तुर्की और संयुक्त राष्ट्र जो होंगे, यूनाइटेड नेशंस जो होंगे, ये जहाजों का निरीक्षण करेंगे कि मतलब जहाजों में ऐसा तो नहीं है कि रसिया अपना हथियार यूक्रेन में जाकर के भेज रहा है और यूक्रेन में वो हमला करने की साजिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें चेक होंगी। ये डील हुआ है फाइनली, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको ताजा खबर बताऊं कि अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, वहां के एक पोर्ट पर हमला कर दिया है, मिसाइल दाग दिया है रसिया ने। फिलहाल अब देखना है इसके पीछे क्या पक्ष देता है ये। फिलहाल चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ रसिया यूक्रेन है कहाँ पर और कहाँ पर ये विवाद चल रहा है। तो देखेंगे आप वर्ल्ड मैप में सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत और यहाँ से आप आएंगे रसिया की तरफ। ये बड़ा सा जो देश है ना, ये है रसिया, ये है पूरा का पूरा रसिया और यहीं पर छोटा सा एक देश है यूक्रेन, जहां पर रसिया दोस्तों अटैक कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर है काला सागर। काला सागर की दिक्कत यह है कि रसिया के जो भी व्यापारिक जहाज आते हैं वो काला सागर होकर के इधर पार करते हैं। ऐसे सेम स्थिति यूक्रेन के लिए है। यहाँ पर है तुर्की, ये देखिए तुर्की है। अब तुर्की जो है यहाँ से इस्तांबुल के होते हुए ये इधर पार करता है और बहुत सारे देशों का व्यापार होता है। गेहूं की खरीद मैंने अभी बताया, 50 से ज्यादा देश 30% दुनिया का गेहूं यहाँ से लेते हैं। तो
अब ब्लैक सागर पर कब्जा कर रखा है रसिया ने। क्यों? क्योंकि क्रीमिया पर, इस रीजन पर पहले से ही रसिया का कब्जा था 2014 से ही, तो इस वजह से काला सागर पर भी उसी का आधिपत्य है। यूक्रेन को ही घेरने की कोशिश कर रहा है, तो यूक्रेन में पूरा व्यापार नहीं हो पा रहा, तो यूक्रेन को नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ और भी दुनिया के देशों को नुकसान हो रहा है। अब ये समझौता हो जाने के बाद इस पर कुछ राहत देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो मैं बताया आपको लेटेस्ट न्यूज कि अभी अभी मतलब डील होने के 12 घंटे के बाद भी आया ये न्यूज कि एक बंदरगाह पर यानी पोर्ट पर ही रसिया ने मिसाइल दाग दिया है। तो इसके बारे में अगर कुछ डेवलपमेंट होती है तो फिर मैं कल इस पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। फिलहाल यूक्रेन की राजधानी आप जानते हो कीव है, और मॉस्को जो है ये रसिया की राजधानी है। यहाँ के प्रेसिडेंट यूक्रेन के हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, और मॉस्को के या कहें कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला है, हाल ही में पेटीएम गेटवे ब्रिज के सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो पेटीएम गेटवे ब्रिज के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए हैं दोस्तों नकुल जैन। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नकुल जैन ज्वाइंस एज ए सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज। तो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के, और एक प्रकार से कहें कि हमें इसे पेटीएम गेटवे ब्रिज कह सकते हैं। देखिए पेमेंट जो होता है ना वो गेटवे के माध्यम से ही होता है, तो पेमेंट गेटवे जैसे कि आप देख पाओगे एमजेटी ऐप में भी पेटीएम का ही गेटवे लगा हुआ है। तो गेटवे का मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट कराने का जो साधन होता है, यानी कि एक तरफ से जो पेमेंट किया जाता है वो दूसरी तरफ कैसे पहुंचे, ये गेटवे जो होता है वही काम कराता है, पहुंचाने का काम। तो ये गेटवे जो है पेटीएम का भी होता है, और उसके सीईओ अभी बनाए गए हैं नकुल जैन। समझ में आई मेरी बात आपको? एक जगह से पेमेंट दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे की तरफ अगर ट्रांसफर करना हो और वो ऑनलाइन करना हो तो उसमें पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है। वो गेटवे अलग अलग कंपनियां होती हैं उसकी, और इसमें पेटीएम भी शामिल है। फिलहाल नकुल जैन जो हैं ये प्रवीण शर्मा जी की जगह पर आए हुए हैं, जो कि पूर्व सीईओ हैं पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के। पेटीएम की अगर बारे में बात करें तो इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। स्थापना 2010 में हुई थी। पेटीएम के नाम से, हेडक्वार्टर नोएडा में है, और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भाषा के फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल पुरस्कार, ये वही पुरस्कार है दोस्तों जो केरल का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, यानी केरल का सर्वोच्च सम्मान ये माना जाता है। तो अभी फिल्म निर्माता केपी कुमारन को दोस्तों मलयालम भाषा के लिए दिया गया है ये अवार्ड। ऑब्वियस सी बात है, केरल में दिया जाता है तो केरल में मलयालम भाषा के लिए ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मलयालम फिल्म मेकर केपी कुमारन ऑनर्ड विद जेसी डेनियल अवार्ड 2022। तो जेसी डेनियल अवार्ड इनको मिला है। इसके तहत 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक पट्टिका दी जाती है। ये केरल सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जाता है जेसी डेनियल अवार्ड। ओके, अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे ना तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दिया करो। देखो लाइक करने से मुझे ऐसा नहीं कि लाइक करने से पैसा मिलता है, लाइक करने से मुझे ये पता चलता है कि आपको जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आपको ये समझ में आ जाता हो, आप वीडियो देखते देखते सारा का सारा क्वेश्चन समझ लेते हो, तो इसके बदले में आप एक बार लाइक तो कर ही सकते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अगर ज्यादा अच्छी लग जाए तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, तो इसमें भी पुण्य कमाओगे। आगे देखते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दोस्तों एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, और भारत का सिर एक बार फिर से ऊंचा कर दिया है। एक्चुअली में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी इन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि सिल्वर मेडल भी अभी तक नहीं आया था। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, नीरज चोपड़ा क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम फर्स्ट इंडियन एवर टू विन सिल्वर एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर है? तो सिल्वर मेडल जीतने के लिए इन्होंने भाला फेंका था, सबसे बेस्ट जो भाला फेंका सबसे ज्यादा दूर तक वो था 88.13 मीटर का। तो कई अटेम्प्ट्स होते हैं, 6 अटेम्प्ट होते हैं। 6 अटेम्प्ट में इनका जो चौथा अटेम्प्ट था ये जबरदस्त था, और उसमें इन्होंने 88.13 मीटर थ्रो किया। हालांकि जो एंडरसन पीटर्स हैं उनसे ये हार गए। एंडरसन पीटर्स इनसे ज्यादा दूरी तक फेंके थे और गोल्ड मेडल जीते थे। इस इवेंट का आयोजन यूएसए में किया जा रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। इसके बारे में मैं आपको कई दिन से बता रहा हूं। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अभी तक भारत को केवल एक मेडल आया हुआ है, वो भी ब्रॉन्ज मेडल था।
ब्रॉन्ज मेडल आया था 2003 में। सोचिए 20 साल हो गए, लगभग 20 साल, 19-20 साल हो गए। पेरिस में हुआ था। अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था और उसके बाद कोई मेडल आया नहीं था और अब जाकर के सिल्वर मेडल आया है भारत के पास। ऐसे ही मेडल, ऐसे ही अच्छी अचीवमेंट आप ला सकते हो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके। इसके लिए दोस्तों क्रांति बैच लाया गया है और क्रांति बैच में 40% का डिस्काउंट दिया जाता है। आज इसके लिए लास्ट ऑफर है, लास्ट डे है ऑफर का। 360 रुपए आप बचा सकते हो अगर आप मेगा सरप्राइज ऑफर के तहत UPSSC PET का क्रांति बैच लेते हो तो। सिंपली आपको कूपन कोड में यूज करना है UPSSC 40, आपको मिल जाएगा 40% का डिस्काउंट। ये 23 जुलाई से 25 जुलाई तक था और आज 25 जुलाई है, यानी कि आज लास्ट डेट है। इस बैच में दोस्तों हर एक प्रकार का कंटेंट आपको मिलेगा डिटेल के साथ, पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज। इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UPSSC बैच को आप MZT ऐप पर जाकर के ले सकते हो। इसके अलावा ग्रुप डी त्रिनेत्र बैच है, GS साइंस और करंट अफेयर। त्रिनेत्र यानी कि 3 आंखें इन पर रहेंगी और ये 3 सब्जेक्ट आप तैयार कर पाओगे। बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर पाओगे अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो आप इस कोर्स को भी ले सकते हो MZT ऐप पर जाकर के। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को फाइनली ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का मतलब समझ रहे हो ना? जब जान लो पैंडेमिक घोषित किया जाता है तो उसके जस्ट पहले जो घोषणा होती है वो हेल्थ इमरजेंसी होता है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। यानी कि अगर मामले और बढ़े तो ये भी पैंडेमिक घोषित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है कि मतलब कि दुनिया भर को सतर्क कर दो, सचेत कर दो कि ये जो वायरस है ये तेजी से फैल रहा है, मंकी पॉक्स जो है। यहाँ पर आप CNBC का आर्टिकल देख पाओगे, WHO डिक्लेयर रैपिडली स्प्रेडिंग मंकी पॉक्स आउटब्रेक ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। भारत में भी 3 केसेस आ चुके हैं, 3 के 3 केसेस केरला में आए हुए हैं हालांकि, और केरला में इसमें भी जो केस अभी रिसेंटली आया वो वही व्यक्ति UAE से ही लौटा हुआ है। फिलहाल भारत में अभी 3 ही केस हैं, लेकिन ये संख्या दुनिया भर के देशों में बढ़ रही है, तो इस वजह से WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इसकी घोषणा कर दी है। WHO के बारे में अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इस वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसी के स्थापना दिवस पर, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस एधनोम जी इसके करंट टाइम पर हैं महासचिव। अगला, हाल ही में किस IIT संस्थान ने निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया? तो निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों अभी हाल ही में IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने निर्मन त्वरक कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स पर फोकस करने का उद्देश्य बनाया है, यानी कि स्टार्टअप्स को कैसे बढ़ाया जा सके, बूस्ट किया जा सके, ग्रो किया जा सके और स्टार्टअप्स कैसे मैन्युफैक्चर्स किया जा सके। तो इसको लेकर के IIT कानपुर ने ये निर्मन एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है एक प्रकार से, जिससे एक्सेलरेट किया जा सके स्टार्टअप्स को। इसके तहत ये कुल 15 स्टार्टअप्स का चयन करेगा और उन्हें लैब वगैरह से लेकर के अपने प्रोडक्शन को तेज करने की क्षमता, उनको क्या क्या मतलब आइडिया दिया जाए, क्या कुछ किया जाए जिससे वो स्टार्टअप तेजी से भाग सकें, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। ओके, तो निर्मन त्वरक कार्यक्रम याद रखिएगा। एक निर्मन योजना अभी शुरू करी गई थी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने उसे लॉन्च किया था, वो निर्मन योजना दूसरी थी, यहाँ पर ये निर्मन त्वरक कार्यक्रम दूसरा है, याद रखेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला है, हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में शीर्ष राज्य कौन है? तो नीति आयोग ने दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है और ये इस बार का तीसरा संस्करण है इसका। इस बार टॉप पर है कर्नाटका दोस्तों, ये बड़े राज्यों में टॉप पर है, बड़े राज्यों में। और अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर राज्यों में टॉप पर कौन है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में टॉप पर है मणिपुर। और चंडीगढ़ जो है ये यूटीज में, यानी कि कहें कि केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में ये टॉप पर है। तो एक प्रकार से कहें अगर देखा जाए कायदे से, तो शीर्ष पर पूछा गया है तो उपरोक्त सभी आप लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। अच्छा, एक चीज और हुआ, यूपी जो है ये 7वें स्थान पर आ गया। यूपी में ने 2 स्थान का सुधार देखने को मिला। यूपी में यूपी 9th पर था और 9th से इस बार ये 7th पोजीशन पर आ गया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पर कर्नाटका बना हुआ है, याद रखिएगा इसको।
तो इकोसिस्टम जो है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इंडिया इनोवेशन सिस्टम, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, और इस बार इसका 3रा संस्करण है। नीति आयोग के बारे में अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। सुमन के बेरी ये वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं और CEO नियुक्त किए गए हैं परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है, यानी ऐसा पोर्ट बन गया है जिस पर 100% लैंडलॉर्ड का मालिकाना होगा। नहीं समझे? समझो इस चीज को। एक्चुअली में सरकार जो है जब कभी कोई बड़ा काम करवाती है किसी पोर्ट का या किसी को, उसको उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इनवाइट करती है किसी किसी प्रोजेक्ट में। तो प्राइवेट पार्टनरशिप जब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी कि कहें PPP मॉडल पर होता है कोई चीज जिसमें सरकार की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी सहभागिता होती है, ये तीनों की यानी तीनों P मिल करके प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मिल करके कोई प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होता है तो उसे कहते हैं हम लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, यानी कि जिसमें लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम हो। अगर कोई चाहे कि लीज पर लेकर के हम ये काम करवाएं सरकार के लिए तो फिर वो कर सकता है। तो इस हिसाब से जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ये अब 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बिकम फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हैविंग ऑल बर्थ बीइंग ऑपरेटेड ऑन PPP मॉडल। ठीक है, तो इसका जितना भी बर्थ है वो सभी PPP मॉडल यानी कि कहें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड होगा। ओके, तो ये टोटल इस अनुबंध के तहत, इस समझौते के तहत 54.74 हेक्टेयर का बैकअप क्षेत्र 30 साल के लिए सौंपा जाएगा। एक प्रकार से अगर सीधी और छोटी भाषा में बोलूं तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इतना समझो आप। 872 करोड़ रुपए की लागत से कोई भी रियायतकर्ता द्वारा अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके ऑपरेट किया जा सकता है। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के कितने साल पूरे हुए? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने दोस्तों अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये 5 साल पहले शुरू करी गई थी 21 जुलाई 2017 को, और अभी 21 जुलाई 2022 को इसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना थी क्या, इसको समझो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो ये योजना दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी, एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा योजना थी जिसका उद्देश्य ये था कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उसे खरीद मूल्य या सदस्यता राशि पर सुरक्षित रिटर्न के आधार पर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दिया जाए। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 5 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो चर्चे में आई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कब ये योजना शुरू करी गई थी, तो आप बताएंगे 21 जुलाई 2017 को। अगला, हाल ही में शैक्षिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? तो भारत और ब्रिटेन ने दोस्तों एक डील साइन की हुई है जो शैक्षिक डिग्रियों को लेकर के है। अब देखो, पारस्परिक मान्यता यानी कि एक प्रकार से भारत में जो डिग्री मिलेगी ना उसको मान्यता मिलेगी ब्रिटेन में भी। बहुत सारे देशों में ऐसा होता था कि भारत से अगर कोई पढ़ के गया है मिडिल क्लास या फिर गया है ऐसे छोटे यूनिवर्सिटीज से, तो वहां पर उसको मानते ही नहीं थे। जब तक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट ना लिखा जाए तब तक वहां पर एडमिशन ही नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया और यूके ने साइन कर लिया है एक पैक्ट पर म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी कि अब वहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का म्यूचुअल एक रिलेशनशिप बन जाएगा। तो यहाँ पर आप जितना पढ़ करके गए रहोगे वो वहां भी मान्य होगा। तो ये बहुत बड़ा है चीज स्टूडेंट्स के लिए, जो ऐसे स्टूडेंट जो फॉरेन जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 21 जुलाई 2022 को अभी हाल ही में एक समझौता किया है। इसके तहत स्नातक यानी कि कहें डिग्री और ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, स्नातकोत्तर या कहें पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट के पाठ्यक्रमों में, यानी कि इसके डॉक्टरेट की पढ़ाई करने में जो भी छात्र जाते हैं वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पारस्परिक मान्यता के लिए एक समझौता ये हो गया है। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी देख पाए इसे। इसके अलावा दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। 11वीं महारत्न कंपनी के बारे में आपसे पूछा गया था, तो PFCL यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 11वीं महारत्न कंपनी है।
COP27 समिट ये मिस्र में यानी इजिप्ट में इस बार आयोजित करा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे उन टॉप 10 लोगों की जिन्होंने कल के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके डिटेल में और सबसे पहले आंसर किए। तो उनमें है रविशंकर, अमित गौर, प्रकाश प्रभाकर, महेंद्र हेमब्रूम, न्यू विलेजर्स, सुवर्णेश्वर कुमार, राहुल कुमार, अमर, सन्नी कुमार, KTM। ये टॉप 10 है जो डिटेल में और सबसे पहले आंसर करते हैं। आप भी इनमें अपना नाम शामिल करा सकते हो डिटेल में और सबसे पहले आंसर करके। आज आपके लिए क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे मिला है। अगला है अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में बता सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। MZT ऐप पर इस वीडियो के फ्री PDF और फ्री क्विज मिल जाएगी। हमारे आप बेस्ट ई बुक्स और कोर्सेज भी ले सकते हैं। आप MZT ऐप पहले डाउनलोड तो कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, टेलीग्राम पर भी आपको ऑनलाइन भेजा जाता है, वहां से भी पढ़ सकते हैं और रीडिंग लगा करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।